डोडिस सवियन सीरीज के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि स्काई मैंसन अलायंस अब हू क्लैन के ग्राउंड वाले फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब भाई मानवा में इससे आगे की सारी कहानी चेंज है, मतलब वो अब यहाँ से ग्राउंड वाले फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन नोवेल में कहानी जरा अलग है और कुछ लोगों को अब मानवा वाली कहानी थोड़ी सी बोरिंग लग रही है, इंक्लूडिंग मी। इसलिए अब मानवा के कुछ चैप्टर्स को छोड़ के मैं यहाँ से आगे नोवेल से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सब लोग अब उस फॉर्मेशन को तोड़ने की बातें कर रहे थे और उसकी तैयारी में लगे हुए थे, क्योंकि अब बस यही एक रास्ता था हू तियांडी को डोडी बनने से रोकने का। इस टाइम पे जूकुन इन सभी लोगों की बातें सुन रहा था। फिर वो एक बार जियान को देखता है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए सभी से बोलता है, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर हू तियांडी डोडी लेवल पे ब्रेक थ्रो कर सकता है तो फिर हम लोग भी अपना एक डोडी बना सकते हैं। और भाई जैसे ही जूकुन ने ये बात बोली वैसे ही वहाँ की हवा भी जम सी गई थी। गो युवान भी शॉक्ड होते हुए बस इतना ही बोल पाया था कि हम भी एक डोडी बना सकते हैं। अब कुछ देर ऐसे ही शौक में रहने के बाद ये लोग उस शौक से बाहर निकलने लगे थे और सभी बस यही सोच रहे थे कि ये तो एकदम फालतू बात है, एक डोडी बनाना है। डोची वर्ल्ड में पिछले 10,000 साल से एक भी डोडी अपीयर नहीं हुआ है, इसलिए अब डोडी की रैंक पे पहुंचना सभी के लिए बस एक ड्रीम ही बन के रह गया है। फिर यैन जिन जूकुन से बोलता है, जूकुन भाई अभी हमारे पागल होने का टाइम नहीं आया है, अभी भी हमारे पास एक चांस है कि हम हू तियांडी को डोडी बनने से रोक सकें, इसलिए अभी ऐसे मजाक हमारे साथ मत करो। फिर शाओवियान भी थोड़ा सा हिचकिचाने के बाद बोलता है, एल्डर जूकुन ये टाइम मजाक करने का नहीं है। लेकिन गो युवान ने कुछ भी नहीं बोला था, क्योंकि वो जूकुन से ये सब बोलने के पीछे का रीजन जानना चाहता था। फिर फाइनली जूकुन बोलना स्टार्ट करता है, पहले तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ। हेवन ने हमें भी एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम लोग भी अपने साइड से एक डोडी बना सकते हैं। ये सुन के गो युवान बोलता है, ब्रदर जूकुन क्या तुम ये सब साफ साफ एक्सप्लेन कर सकते हो? ये सुन के जूकुन अपना सर उठाता है और उस हेवनली फ्लेम स्क्वायर को देखता है जो वो तोलसी एंसेंट गॉड से लेकर आया था। फिर वो बोलता है, एक्चुअली तोलसी एंसेंट गॉड मैंसन में एम्ब्रोनिक डीपल सबसे प्रीसियस चीज नहीं थी। ये सुन के शाओवियान काफी शॉक्ड होते हुए उस फ्लेम स्क्वायर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, तो क्या एल्डर जूकुन उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? ये सुन के जूकुन अपनी आंखें रोल करते हुए बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास? तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपने फ्री टाइम में इस बड़े से फ्लेम स्क्वायर को ही खोदना स्टार्ट कर दूं। फिर वो अपना हाथ हिलाता है और उसके ऐसा करते ही वहाँ स्पेस फ्लक्चुएट हो जाता है। इसके बाद वो सभी लोग हेवनली स्क्वायर पे खड़े हुए नजर आ रहे थे। वहाँ पहुँच के शाओवियान उन सभी फायर पिलर्स को ध्यान से देखता है, लेकिन फिर भी उसको वहाँ कोई एनर्जी फ्लक्चुएशंस नजर नहीं आ रहे थे। फिर फाइनली उसकी नजर उस पहाड़ जैसे बड़े से स्टैचू पे जाके रुक जाती है, लेकिन ली यिंग को भी वहाँ कुछ अलग नजर नहीं आया था, तो वो भी बोलता है, ये कौन से एंगल से कुछ अलग दिखाई दे रहा है? फिर जूकुन अपना सर उठा के उस बड़े से स्टैचू को देखते हुए बोलता है, क्या तुम लोग तोलसी एंसेंट गॉड के ओरिजिन या फिर उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी जानते हो? ये सुन के सभी को सांप सा सूंघ गया था। वो सभी एक बार एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अपना सर नामे हिला देते हैं, क्योंकि तोलसी एंसेंट गॉड उन सबसे बहुत पहले के इरा का बंदा है। उन लोगों ने उसके बारे में एंसेंट टेक्स्ट में बस पढ़ा है, लेकिन वो उसकी आइडेंटिटी या फिर ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। लेकिन फिर गो युवान कुछ बोलना स्टार्ट करता है, जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग तो तोलसी एंसेंट गॉड बहुत ज्यादा मिस्टीरियस था। उसके ओरिजिन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। पहले के टाइम में इस कॉन्टिनेंट पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, उनमें भी बहुत से एक्सपर्ट्स डोसेंग के पीक पे खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी इनमें से कोई भी डोडी नहीं बन पाया। लेकिन तभी एक ऐसा बंदा जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, तोलसी एंसेंट गॉड अपीयर हो गया। ऐसा बोला जाता है जब तोलसी एंसेंट गॉड ने डोडी पे ब्रेक थ्रू किया था तब आसमान में 2 सूरज अपीयर हो गए थे और आसमान से फ्लेम्स की बारिश सी होने लगी थी, जिसने आधे डोची कॉन्टिनेंट को ढक लिया था और उस टाइम के सभी एक्सपर्ट्स को हिला के रख दिया था। तोलसी एंसेंट गॉड ने डोडी बनते टाइम पूरे डोची कॉन्टिनेंट को हिला दिया था, लेकिन इसके बाद वो भी अचानक से गायब हो गया। लेकिन अगर कॉमन सेंस यूज करके देखा जाए तो जो उसके क्लैन के लोग थे या फिर जो भी उसके ब्लड रिलेटिव्स थे, उसके डोडी बनने से उनकी ब्लड लाइन पावर भी एक्टिवेट हो जानी चाहिए थी और उन सभी की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा बढ़ जानी थी। और जिनके पास फर्स्ट जनरेशन ब्लड लाइन होती उनकी स्ट्रेंथ बाकी सभी से बहुत ज्यादा बढ़ जाती। इसलिए जब एक डोडी अपीयर होता है तो उसके क्लैन मेंबर्स की स्ट्रेंथ एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से डोची कॉन्टिनेंट पे हलचल बढ़ जाती है। लेकिन तोलसी एंसेंट गॉड के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सुनकर शाओवियान बोलता है, इसलिए ऐसा बोला जा सकता है कि तोलसी एंसेंट गॉड के पास कोई भी क्लैन मेंबर्स थे ही नहीं, इसलिए उसके जैसी ब्लड लाइन किसी के पास है ही नहीं।
डोची कॉन्टिनेंट पे सभी चाहते हैं कि उनकी ब्लड लाइन आगे बढ़ती रहे, तो फिर तोसी एंसेंट गोड अकेला इंसान क्यों था? ये सुन के गुयुआन बोलता है इसके बारे में तो किसी को कुछ भी नहीं पता। फिर वो जुकुन को देखता हुआ बोलता है, मैंने जो भी कहा वो सब सही है ना? ये सुन के जुकुन बोलता है, ये काफी हद तक सही है। फिर वो उस पहाड़ जैसे बड़े से स्टैचू को देखते हुए टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है, इस वर्ल्ड में हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 23 टाइप्स की हेवनली फ्लेम्स हैं। ये फ्लेम्स इस वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम्स हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इस रैंक में जो फ्लेम फर्स्ट पोजीशन पे है उसका नाम क्या है? ये सुन के स्याव्यान का दिल भी कांप सा गया था। बाकी सभी की बात तो छोड़ ही दो, इवन स्याव्यान जिसको फिलहाल सबसे ज्यादा समझ है हेवनली फ्लेम्स के बारे में, उसको भी फर्स्ट रैंक वाली हेवनली फ्लेम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इवन उसके तो नाम के बारे में भी कोई भी कुछ भी नहीं जानता। 23 टाइप्स की हेवनली फ्लेम रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन एकदम ब्लैंक थी। लेकिन कुछ पीक लेवल का अल्केमिस्ट इतना जरूर जानते थे कि निहिलिटी डेवलिंग फ्लेम से ऊपर भी कोई फ्लेम है, लेकिन उसके बारे में उन्हें भी कुछ नहीं पता था। फिर स्याव्यान जोकुन से बोलता है, क्या एल्डर जोकुन को कुछ पता है फर्स्ट रैंक की हेवनली फ्लेम के बारे में? ये सुनकर जोकुन मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या तुम लोगों को पता है कि फर्स्ट रैंक की हेवनली फ्लेम कहाँ है? ये सुन के सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। उनको तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट रैंक की हेवनली फ्लेम बस एक कल्पना ही है? मतलब ऐसी कोई चीज है ही नहीं इस वर्ल्ड में। इन सबके चेहरे देख के जोकुन समझ गया था कि इनको कुछ भी नहीं पता है। इसलिए वो बोलता है, इस वर्ल्ड में सभी जिंदा चीजों में अपनी खुद की एक सोल होती है और ये बात हेवनली फ्लेम्स पे भी लागू होती है। अब जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग बहुत पहले इस वर्ल्ड में एक हेवनली फ्लेम बनी थी। उसको बनने में ही 1000 साल लग गए थे और उसको अपनी सोल बनाने में 10,000 साल लग गए। और इसके बाद वो अनगिनत सालों तक ट्रेन भी करती रही, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी म्यूटेट हो गई। और ये बात तो सभी को पता है कि जो फ्लेम्स म्यूटेट हो जाती हैं वो उस जगह को छोड़ सकती हैं जहाँ पे वो बनती हैं। लेकिन ये वाली फ्लेम थोड़ी सी अलग थी। इंटेलिजेंस बनने के बाद इस फ्लेम ने मैग्मा वर्ल्ड की ओर जाना स्टार्ट किया। ये मैग्मा वर्ल्ड में हजारों सालों तक घूमती रही और सर्वाइवल के लिए हेवनली फ्लेम्स को खाती रही। ये एक ऐसी फ्लेम्स थी जिसने हेवनली फ्लेम रैंकिंग की सभी हेवनली फ्लेम्स को खा लिया था। सभी 21 टाइप की हेवनली फ्लेम्स को इसने खा लिया था। ये सुन के स्याव्यान बोलता है, एनर्जी को डेवर करने की पावर ऐसा तो सिर्फ निहिलिटी डेवलिंग फ्लेम ही कर पाती है। हाँ तो भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। स्याव्यान की बात सुनकर जोकुन बोलता है, एक हेवनली फ्लेम ह्यूमन वर्ल्ड का ही छोटा वर्जन है। अगर कोई किसी हाई पोजीशन पे पैदा होता है, लेकिन उसके हाई पोजीशन पे पैदा होने के बाद भी उसकी ये सिचुएशन बदल सकती है। इसलिए हेवनली फ्लेम्स में भी एक दूसरे को खाने की बहुत तेज इंस्टिंक्ट होती हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम स्ट्रॉन्ग हेवनली फ्लेम अपने से कमजोर फ्लेम को खा जाती है। इस फ्लेम ने भी ऐसा ही किया था। ये खतरों को अवॉइड करते हुए अपने से कमजोर फ्लेम्स को खाती रही और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती रही। और 20 हेवनली फ्लेम्स को खाने के बाद वो इतनी पावरफुल हो गई कि फिर उसके सामने निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम और प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम भी झुकने को मजबूर हो गई। ये सुनकर स्याव्यान ने भी एक गहरी सांस ली थी। इस वर्ल्ड में हेवनली फ्लेम्स को ढूंढ पाना ही बहुत मुश्किल होता है। फिर उसने तो 20 फ्लेम्स को न सिर्फ ढूंढा बल्कि उनको निगल भी लिया। अगर ये कोई ह्यूमन भी होता तब भी वो उनको ढूंढने के बाद भी इन्हें निगलने की हिम्मत नहीं कर पाता। इवन अभी का स्याव्यान भी ऐसा करने के बारे में सोचता भी नहीं। तो क्या एल्डर जोकुन ये कहना चाहते हैं कि फर्स्ट रैंक की हेवनली फ्लेम का कोई नाम नहीं है? जो भी हेवनली फ्लेम्स की इस हार्श रियलिटी को फेस करके बाकी सभी 21 टाइप की हेवनली फ्लेम्स को निकल लेगा, वही फर्स्ट रैंक की हेवनली फ्लेम बन जाएगा। ये सुनकर जोकुन बोलता है, यस, यही मेरा लॉजिक भी है। लेकिन 21 टाइप की हेवनली फ्लेम्स को निगल के उनको कंट्रोल करना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वो कंट्रोल करने वाला खुद भी ब्लास्ट होकर बिखर सकता है। लेकिन अगर इस काम में ऐसी जानलेवा मुश्किल ना हो तो फिर फर्स्ट रैंक की हेवनली फ्लेम इतनी पावरफुल कैसे ही होती? ये कहानी जानकर सभी लोग गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि उनको भी फर्स्ट रैंक की हेवनली फ्लेम के सीक्रेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फर्स्ट रैंक पे कोई एक हेवनली फ्लेम नहीं थी, बल्कि ये तो 22 टाइप की हेवनली फ्लेम को मिला के जो हेवनली फ्लेम बनेगी वो थी। इसके बाद जोकुन बोलता है, इसके बाद उस हेवनली फ्लेम ने खुद को फ्लेम गॉड घोषित कर दिया था। लेकिन इसके भी हजारों साल बाद वो इस वर्ल्ड में अपीयर हुआ था। और जब वो हेवनली फ्लेम गॉड इस वर्ल्ड में अपीयर हुआ तब उसको एक और नाम मिला। फिर वो उस बड़े से स्टैचू को देखते हुए बोलता है, और फिर लोगों ने उसको जो नाम दिया था वो था तोसी एंसेंट गॉड। तोसी एंसेंट गॉड को इंसान नहीं बल्कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में फर्स्ट नंबर की हेवनली फ्लेम था। ये सब सुन के वहाँ सभी लोगों को सांप सा सूंघ गया था। ये एक ऐसी जानकारी थी जिसपे उनको भी विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। इसके कुछ देर बाद जब सभी लोग इस शौक से बाहर आते हैं तब गुयुआन बोलता है,
ब्रोदर जोकुन, जो भी तुमने बोला क्या वो सब सच है? ये सुन के जोकुन हंसते हुए बोलता है, अगर मेरी एज को देखा जाए तो तुम सभी लोग मेरे पोते पोतियों की उम्र के हो। अगर इस डोची वर्ल्ड में ये मुझे नहीं पता होगा तो फिर ऐसा कौन है जिसको ये सब पता हो? ये सुन के बाकी सभी भी मुस्कुरा देते हैं। इसके बाद गोयुबान आगे बोलता है, लेकिन तोसी एंसेंट गॉड से रिलेटेड ये जानकारी किसी के डोवरी रैंक पे प्रमोट होने से कैसे रिलेटेड है? क्योंकि इस टाइम हमारे लिए सबसे जरूरी बात यही है कि हम हुतियंडी से लड़ेंगे कैसे। ये सुन के जोकुन बोलता है, तोसी एंसेंट गॉड मैंसन में दो ऐसी चीज थी जो प्रीसियस थी, एक एम्ब्रियोनिक डीपिल जो हुतियंडी को मिल चुकी है और दूसरी चीज। ये बोल के जोकुन थोड़ा सा रुक जाता है और फिर वो उस बड़े से स्टैचू को देखता हुआ बोलता है, और दूसरी चीज है वो डी एसेंस जिसको तोसी एंसेंट गॉड ने पीछे छोड़ा है। डी एसेंस? ये वर्ड सुन के सभी लोग बुरी तरह चौंक गए थे। फिर जोकुन हंसते हुए बोलता है, जिसको आप तोसी एंसेंट गॉड का इनहेरिटेंस भी बोल सकते हो। तोसी एंसेंट गॉड मैंसन की सबसे वैल्यूएबल चीज, इसके सामने वो एम्ब्रियोनिक डीपिल भी कुछ भी नहीं है। अगर हम किसी तरीके से इस डी एसेंस को ऑब्टेन कर लेते हैं तो फिर हम लोग भी एक डोवडी बना सकते हैं, और उसके बाद अगर हुतियंडी डोवडी बन भी जाएगा तब भी हमारे पास एक ऐसा बंदा होगा जो उसको रोक सके। ये सुन के वहाँ सभी पावरफुल लोगों की आंखों में चमक आ गई थी। ये सब सुन के गोयुबान एक्साइटेड होकर बोलता है, डी एसेंस कहाँ है? वो हमें कैसे मिलेगा? गोयुबान को ऐसा बोलने के बाद समझ में आया था कि वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया है। फिर वो जोकुन से बोलता है, ब्रोदर जोकुन, प्लीज मुझे गलत मत समझना। अगर तुम इसके बारे में हमें नहीं बताते तो हमें तो ये कभी पता ही नहीं लग पाता। इसलिए ये डी एसेंस सबसे पहले अगर किसी को मिलना चाहिए तो डेफिनेटली वो तुम ही हो। हम तुमसे कुछ भी छीनने की कोशिश नहीं कर रहे। ये सुनकर जोकुन हंसता हुआ बोलता है, तुम्हें ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे ये डी एसेंस मिल जाता तो मैं उसको तुम्हें नहीं देने वाला था, बल्कि मैं तो उसको बहुत पहले एब्जॉर्ब कर चुका होता। तुम्हें क्या लगता है कि तोसी एंसेंट गॉड का इनहेरिटेंस इतनी आसानी से किसी को भी मिल जाएगा? मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये सुनकर गोयुबान चौंक गया था। फिर वो बोलता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि डी एसेंस कहाँ है? ये सुनकर जोकुन उस स्टैचू की तरफ जाता है और उस पे हाथ रखते हुए बोलता है, ये इसके अंदर है, लेकिन इसमें कोई भी एंटर नहीं कर सकता। अगर हम दोनों मिलके भी अपनी पूरी पावर लगा के इस पे अटैक करें तब भी हम लोग इस स्टैचू को तोड़ नहीं पाएंगे। ये सुनकर सभी लोग स्टैचू के पास आ गए थे और उसको चौंक के देखने लगे थे। उसको टच करने पे उन लोगों को उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा था, वो बस एक नॉर्मल पत्थर जैसा ही लग रहा था। तभी ली यिंग ने उस स्टैचू पे एक जोरदार वार कर दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसको देख के स्याव्योन और बाकी सभी लोग दंग रह गए थे। ली यिंग के अटैक से उस स्टैचू को तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो खुद हजारों फीट दूर उछल गया था और बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाया था। ये सच में कुछ अजीब है। ये सब देख के बाकी सभी लोग समझ गए थे कि ये स्टैचू कोई मामूली चीज नहीं है, ये स्टैचू तो डी एसेंस द्वारा सुरक्षित है। ऐसा बोल के गोयुबान के फेस पे शॉकिंग एक्सप्रेशंस आ गए थे, क्योंकि वो अभी तोसी एंसेंट गॉड मैंसन में इस स्टैचू की रियल आइडेंटिटी को पहचान नहीं पाया था। ये सुन के जोकुन बोलता है, यस, डी एसेंस इस स्टैचू के अंदर है, लेकिन फिर भी हम उसको ऑब्टेन नहीं कर पा रहे क्योंकि ये स्टैचू टूट ही नहीं रहा। ये सुन के गोयुबान बोलता है, लेकिन इसके लिए भी कोई स्पेशल मेथड तो जरूर होगा शायद। ऐसा बोलकर जोकुन ने अपना सर हिलाया और फिर वो आगे बोलता है, इसके अलावा ये डी एसेंस ऐसा नहीं है कि कोई भी इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। जरा सी लापरवाही पर इसका पलटवार झेलना पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि तोसी एंसेंट गॉड खुद एक हेवनली फ्लेम था, तो हो सकता है कि जो हेवनली फ्लेम के सबसे ज्यादा करीब हो उसको कुछ सफलता मिल सके। ये सुन के सभी एकदम से फ्रीज से हो गए थे। फिर वो सभी एक साथ ही स्याव्योन की तरफ देखते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा और कोई भी हेवनली फ्लेम्स के बारे में नहीं जानता है डोची कॉन्टिनेंट पे। स्याव्योन को देख के गोयुबान भी बोलता है, यस, स्याव्योन इस काम के लिए सूटेबल है। उसकी प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने तो फ्लेम स्पिरिट भी बना ली है, इसलिए उसके कामयाब होने का चांस सबसे ज्यादा है। अब सारे मैटर को उसकी ओर मुड़ते देख स्याव्योन भी थोड़ा चौंक गया था। फिर वो सभी से बोलता है, मुझे लगता है कि पहले हमें डी एसेंस को बाहर निकलना चाहिए, उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं कि उसको यूज करके डोवडी कौन बनेगा। ये सुनकर सभी सोच में पड़ गए थे, लेकिन फिर भी उनको कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि डी एसेंस उस स्टैचू के अंदर है और वो स्टैचू डी एसेंस से सुरक्षित है और उसको गोयुबान और जोकुन मिलकर भी नहीं तोड़ सकते। इसलिए फिर और ऐसा कौन है जो ये काम कर सके? स्याव्योन भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो भी किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाया था, लेकिन तभी उसकी बॉडी से एक फायर बाहर आती है और फिर अगले ही पल वहाँ
लिटिल ये खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार लिटिल यू के एक्सप्रेशंस चेंज लग रहे थे। वो उस बड़े से स्टैचू को देखे जा रहा था। लिटिल यू को ऐसे देख xiaoyan भी थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन उसको पता था कि एक टाइम तो उस एंशिएंट गॉड ने उसको अभी निगला होगा, इसलिए उन दोनों के बीच में अब जरूर थोड़ी बहुत दुश्मनी तो होगी ही। तभी लिटिल यू अपनी सॉफ्ट आवाज में बोलता है, मैं इस स्टैचू को ओपन कर सकता हूँ। जैसे ही लिटिल यू की ये आवाज बाकी सभी के कानों में पड़ी थी, वो सभी घूर के लिटिल यू को ही देखने लगे थे, और उसके तुरंत बाद गुयुआन xiaoyan के पास आ गया था। लेकिन लिटिल यू की बात सुनकर xiaoyan उससे बोलता है, लिटिल यू क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर लिटिल यू बोलता है, यस, और फिर उसके चेहरे पे वही जानी पहचानी स्माइल वापस आ गई थी। उसको मुस्कुराते देख xiaoyan भी थोड़ा सा नॉर्मल होते हुए उससे बोलता है, ठीक है, फिर तुम एक बार ट्राई कर सकते हो, लेकिन इसके लिए खुद को खतरे में मत डालना। ये सुनकर लिटिल यू अपना सर हिला देता है, और फिर वो उस स्टैचू के हार्ट के पास पहुंच जाता है। इसके बाद उसकी बॉडी से प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बाहर निकलने लगी थी, और फिर वो फ्लेम एक लाइट पिलर में कन्वर्ट होके उस स्टैचू के हार्ट की तरफ तेजी से चली जाती है। और जैसे ही वो लाइट पिलर उस स्टैचू से टकराया था, वैसे ही उससे कुछ अजीब सी पावरफुल वेव्स बाहर निकलने लगी थी। और ये देख के वहाँ मौजूद सभी लोगों के फेस पे एक मुस्कान आ गई थी, क्योंकि इस बार उस स्टैचू ने एटलीस्ट कुछ तो अलग किया था। इसके बाद उस स्टैचू से निकलने वाली वेव्स और ज्यादा बढ़ती चली गई थी, लेकिन फिर कुछ देर बाद एक क्रैक की आवाज के साथ उस स्टैचू के हार्ट में एक होल दिखाई देने लगा था। फिर उस स्टोन स्टैचू से निकल के वहाँ एक रोशनी फैलने लगी थी, जिसने हर किसी को एक रोशनी की चादर के जैसे ढक लिया था। और फिर उस रोशनी की वजह से ली यिंग, यानजिन और बाकी सभी लोगों के चेहरे पीले पड़ते चले गए थे। इसके बाद उनकी टांगें भी मुड़ती चली गईं और वो सभी अपने घुटनों पे आ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस रोशनी में एक पावरफुल प्रेशर छिपा हुआ हो। गुयुआन और जुकुन ने कुछ टाइम तो इस प्रेशर को अपोज किया था, लेकिन फिर जल्दी ही वो अभी हार जाते हैं, और फिर फाइनली वो अभी अपने घुटनों पे झुके हुए दिखाई दे रहे थे। इस प्रेशर से बस xiaoyan बचा हुआ था। उसकी बॉडी के चारों तरफ कई सारी हेवनली फ्लेम्स जलती हुई दिखाई दे रही थी, और इस टाइम उसके सामने झुके हुए लोग उससे बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि बाकी सभी के जैसे उसे कोई भी प्रेशर फील क्यों नहीं हो रहा। ये सब फील करके जुकुन का फेस रेड हो गया था, और वो अपने दांत पीसते हुए बोलता है, ये तो उसी एंशिएंट गॉड। इसके बाद जब वो सारी लाइट पूरे हेवनली फ्लेम स्क्वायर पे फैल गई थी, तब वो बाकी सभी के ऊपर से सिमटने लगी थी, और फाइनली एक लाइट रे में कन्वर्ट होके xiaoyan की बॉडी के चारों तरफ लिपटती चली गई। xiaoyan अभी भी सीधा खड़ा हुआ था। वो प्रेशर हटते ही बाकी सभी लोग भी अब खड़े हो गए थे। फिर xiaoyan को देखते हुए जुकुन बोलता है, लकी लड़का, तुम सच में ही इस इनहेरिटेंस के लिए सबसे सूटेबल पर्सन हो। इस टाइम जुकुन के एक्सप्रेशंस कुछ कॉम्प्लिकेटेड थे, क्योंकि हजारों साल पहले वो इस डीएसएंस के चक्कर में तो उसी एंशिएंट गॉड मैंशन में कैद हो गया था, लेकिन फाइनली ये इस लड़के के हाथ लग गया था। xiaoyan, ऐसा लगता है कि अब हमें बस तुम ही बचा सकते हो। अब xiaoyan अपनी पूरी बॉडी पर लिपटी हुई इस लाइट को देख रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी की डोजी फ्लक्चुएट होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस लाइट को कुछ उसके जैसे ओरिजिन का मिल गया हो। ये थी हेवनली फ्लेम डोजी। फिर गुयुआन xiaoyan से बोलता है, xiaoyan, लगता है तो उसी एंशिएंट गॉड के इनहेरिटेंस ने तुम्हें चुना है। इस टाइम गुयुआन की आंखों में एक सैडनेस साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो अभी हजारों सालों से डोडी बनने के सपने देख रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने ये मौका किसी और को मिल गया है। लेकिन फिर भी उसके फेस पे एक मुस्कान थी, क्योंकि ये मौका उसके दामाद को मिला था। फिर जुकुन xiaoyan से बोलता है, अब क्योंकि तोसी एंशिएंट गॉड ने तुम्हें चुना है, तो तुम्हें भी ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और अगर तुम डोडी बनने में कामयाब हो गए तो डोची कॉन्टिनेंट का ये खतरा अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगा। ये सुनकर xiaoyan अपनी गर्दन हिलाते हुए बोलता है, आप सभी लोग निश्चिंत रहो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा डोडी बनने की। ये सुनकर यानजिन हंसते हुए बोलता है, और जहाँ तक बात हू क्लैन और हू तियांडी की है, हम सभी मिलकर उनको तब तक रोकने की कोशिश करेंगे जब तक तुम अपने रिट्रीट से बाहर नहीं आते। फिर xiaoyan अपने आसपास देखते हुए बोलता है, मैं इस फ्लेम स्क्वायर को हेवनली टॉम में ले जाना चाहता हूँ, जिससे मुझे और ज्यादा टाइम मिल जाएगा। ये सुनकर गुयुआन भी बोलता है, हाँ, ये एकदम बढ़िया आइडिया है। वहाँ टाइम की स्पीड बाहर के मुकाबले काफी कम है, इसलिए तुम्हें वहाँ पे 5 गुना ज्यादा टाइम मिल जाएगा। फिर xiaoyan बोलता है, ठीक है, अब हमें और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर उसने अपना हाथ हिलाया, और उसके ऐसा करते ही वहाँ एक स्पेशल क्रैक ओपन हो गया था, जिसमें उसके साथ वो हेवनली फ्लेम स्क्वायर भी गायब होने लगा था। लेकिन जाने से पहले xiaoyan एक स्पिरिचुअल जेट गुयुआन को देते हुए बोलता है, अंकल गु, अगर अलायंस हार जाए और उनके पास कोई और रास्ता ना हो तो इस जेट को तोड़ देना,
मैं तुरंत अपनी रिट्रीट से बाहर आ जाऊंगा। फिर श्याव्यान आसमान में उस बड़े से ब्लैक होल को देखते हुए बोलता है, हुतियांडी चलो देखते हैं कि पहले कौन उस लेवल पे पहुंच पाता है। इसके बाद श्याव्यान वहां से गायब हो गया था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।